हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 8। ओके फ्रेंड, मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड, चलिए। और एक बात और बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड। बाजार में एक कमीज। यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाज़ारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाज़ार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। कुर्नूल में कपास उगाने वाली एक किसान स्वप्ना, जो कुर्नूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी सी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे पकड़ रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुर्नूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिषद में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। मतलब रुपया 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के रुपया 3000 काट लिए और स्वप्ना को 3000 ही दिए। स्वप्ना केवल 3000। व्यापारी रुई सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना इस रुई को उगाने मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। व्यापारी, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास न हो तो कुर्नूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। स्वप्ना कह रही है, नाराज़ ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की कीमत फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। यदि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे हम बीमारी, बच्चों को की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी कोई आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती है। ईरोड का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला ईरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव
में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको ये बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के आर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके आर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं के से संपर्क स्थापित कर लिए हैं जिनसे उन्हें आर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद लाते हैं। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं। वे इन व्यापारियों में सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करघे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावर लूम बिजली चालित करघे की देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुवाई के अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों को पोशाकें, कपड़े और चादरों इन करघों पर बनाई जाती है। बुनकर तैयार किए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहरी में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी एक हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया है और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। इरोड़ा के कपड़ा में निम्नलिखित लोग क्या काम कर रहे हैं? व्यापारी, बुनकर, निर्यातक। तो इरोड़ के कपड़ा बाजार में व्यापारी का कार्य। इरोड़ के कपड़ा बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव से बुनकर द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार में पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार पे कपड़ा खरीदने आते हैं। बुनकर बाजार के दिनों में बुनकर पर व्यापारियों के आर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। बुनकर व्यापारियों से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। निर्यातक का कार्य इरोड़ का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने को बेचता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीनें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। बुनकर व्यापारियों पर किस तरह निर्भर है? तो बुनकर व्यापारियों के आर्डर के अनुसार कपड़ी बनाकर लाते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। बुनकर व्यापारियों से ऊंचे ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 रुपये है। दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो आर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के चीज़ काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत व्यवसाय बन जाता है। कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए, तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों को बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे आर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और
वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण देकर करघे खरीदते हैं। एक करघ का मूल्य 20,000 है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए 40,000 का निवेश करना पड़ता। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा महीने में लगभग 3500 ही कमा पाते हैं। यदि बुनकर खुद सूत खरीद कर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज़्यादा कमाई होती है। क्या यह संभव है? यदि बुनकर खुद सूत खरीद कर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज़्यादा कमाई होती है, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि बुनकरों को कच्चा माल व्यापारियों से प्राप्त होता है और बेचने के लिए व्यापारियों को निर्भर रहना पड़ता है। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। क्या इसी तरह की दादन व्यवस्था पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है? अपने इलाके से इस संबंध में जानकारी इकट्ठी कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। तो दादन व्यवस्था में जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है, हमारे इलाके में भी इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। पापड़ के लिए आलू, अन्य सामान, बीड़ी के लिए बीड़ी पत्ता और धागा, मसालों के लिए हल्दी, धनिया, काली मिर्च, जीरा, सौंठ एवं अन्य गर्म मसाले कारीगर को दे दिए जाते हैं। वे पापड़, बीड़ी और मसाले बनाकर व्यापारी को दे देते हैं। आपने अपने इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में सुना होगा, जैसे दूध, किराना, धान आदि के व्यवसाय में पता लगाइए कि ये किसके लाभ के लिए स्थापित की गई थी। तो हमारे इलाके में कई दूधियों ने मिलाकर दूध की एक सहकारी संस्था बनाई है और इस संस्था से दूध सरकार द्वारा स्थापित डेयरी द्वारा खरीदा जाता है। इसी तरह से कई किसान भाई मिलकर किराना और धान को एकत्रित करते हैं और ये किराना और धान को किसी वाहन पर लादकर सरकार द्वारा स्थापित बाजार समिति में ले जाकर बेचते हैं। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों को आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। यह सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठा होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इसी तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उसकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावर लूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर ओपटेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने
अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होंगी। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। ईरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर को श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलम्ब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करता है। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वालों से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं? तक कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलम्ब होने पर वे बड़ा सख्त एतराज करते हैं। इसीलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है जो लगभग 3000 प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन काटने, टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में अधिक संख्या में महिलाओं को काम पर क्यों रखा गया होगा, चर्चा कीजिए। तो इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में अधिकांश कर्मचारी अस्थायी हैं और महिलाओं को जब भी फैक्ट्री में ज़रूरत होती है काम के लिए बुला लिया जाता है। स्त्रियों को दर्जी के सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1800 रुपये में बेची जाएगी। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। वस्त्र निर्यातक ने 300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेचीं। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी ₹25 प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च ₹25 कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने बेचने में कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। उसकी तुलना ने वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री में कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और रिरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे? क्या आप यह जानते थे कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास रहता है? एक और बाजार लोगों का काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने की अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। जो किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसा छोटी किसान स्वप्ना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। स्वप्ना ने अपनी रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को क्यों बेच दी? तो स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को निम्न कारणों से बेच दी। स्वप्ना ने एक व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए
सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि अब वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है? वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूर और अस्थायी कर्मचारी हैं, अर्थात जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कार्य कुशलता के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3,000 रुपये प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। कमीज़ की इस्त्री करने की मजदूरी 1 रुपये 50 पैसे, कमीज़ की जांच करने वाले की मजदूरी 2,000 रुपये महीना है। धागे काटने और बटन लगाने वाले का वेतन 1,500 रुपये महीना है। ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। वह चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज़, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकती है। चर्चा कीजिए कि यह वस्तु बाजारों की किस श्रृंखला से होती हुई आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादन और व्यापार में मदद की होगी? तो जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वह उत्पादक द्वारा निर्मित होने के बाद या उससे पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ हमारे पास पहुंचता है। चीनी है मतलब चीनी के उत्पादन की प्रक्रिया से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने तक गन्ना उत्पादक किसान जो चीनी मिल मालिकों को गन्ना उपलब्ध कराते हैं, चीनी मिल मालिकों से चीनी वितरक तथा थोक विक्रेता के पास पहुंचता है। थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेताओं तक और खुदरा विक्रेताओं से हमारे पास तक चीनी पहुंचती है। इस प्रक्रिया में लोगों का सहयोग होता है, जैसे किसान, मिल मालिक, थोक व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, फूड विक्रेता। चीनी के अतिरिक्त अन्य उत्पाद हैं जैसे दूध, कागज, पेंसिल आदि इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरकर आम जनता तक पहुंचती है। यहाँ दिए गए 9 कथनों की सही क्रम कीजिए और फिर नीचे बनी कपास की डोरियों के चित्र में सही कथन के अंक भर दीजिए। पहले 2 चित्रों में आपके लिए अंक पहले से ही भर दिए गए हैं। स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है। ग्राहक सुपरमार्केट में इन कमीजों को खरीदते हैं। व्यापारी चीनी मिलों को रुई बेचते हैं। गारमेंट निर्यातक कमीजें बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीदते हैं। सूत के व्यापारी बुनकर को सूत देते हैं। वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवसायी को कमीजें बेचता है। सूत काटने वाली मिलें रुई खरीदती हैं और सूत के व्यापारी को सूत बेचती है। बुनकर कपड़ा तैयार कर लाते हैं। चीनी मिलें रुई को साफ करती है और उनके गट्ठर बनाती है। तो दो
3 9 7 5 8 4 6 जिनिंग मिल व फैक्ट्री जिनमें जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं, यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है निर्यातक कहलाता है। मुनाफा जो आमदनी हुई उसमें से सारे खर्च को घटा देने के बाद बचने वाली राशि मुनाफा कहलाती है। यह खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाए तो घाटा हो जाता है। दोस्तों वीडियो हो गया पूरा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।